गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि जो आप सबका इंतजार था और हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये थे सर। कंडीशन ये है ना कि मैंने आप सबको 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे साइंस में, जिसका आज हमारा कैमा क्लास है, तो ये दूसरा क्लास है। आज दूसरा क्लास में ओनली फॉर क्या होगा, तांडव होगा। क्या होगा सर, तांडव होगा। और तांडव का मतलब समझ गया ना, प्रत्येक क्वेश्चन को इतना भयानक तरीका से फोड़ेंगे ना कि सीधे आपके दिल और दिमाग में जाके बसेगा सर, ठीक है। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ। अच्छा, एक बात को और थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा कि ये सब क्वेश्चन जो है ना, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके घर तक, आपके मोबाइल तक हम पहुंचाएंगे सर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये पीडीएफ के लिए ना आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा सर। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैंने टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ भेज देता हूं सर, वो प्रत्येक साल का रूल है, ठीक है। और अगर इसका जो लोग पहला क्लास अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, या फिर इस वीडियो के आगे पिछले वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में दिया होगा, ठीक है। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, यहां से आपको पता चल जाएगा। चलिए सर, आज हम पहला क्वेश्चन को सबसे पहले फोड़ते हैं। पहला सवाल कहता है ना, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जैसे देखो, जैसे बोलेगा घरेलू विद्युत परिपथ और आपसे पूछ देगा उदासीन तार का रंग। किसका पूछ देगा, उदासीन तार का रंग। जैसे पूछेगा उदासीन तार का रंग तो मार देना एकदम खोपचा वाला बात, क्या सर, ये काला। क्या होगा सर, काला। क्या होगा सर, काला, ठीक है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। तो एक बार सब कोई कमेंट बॉक्स में एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट कर देना सर। कर लो इंडिया से प्यार, तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार। चलिए आइए सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखो सवाल में ना 99% बच्चा इस सवाल में फंसेगा। पता है कहां पे फंसिएगा, ये हमको पता है कि आप लोग कहां पे फंसिएगा। देखिए यहीं पे फंसिएगा, ये अंदर और ये बाहर में फंसिएगा। बस सवाल में 2 ही बात चेंज रहेगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सवाल नंबर आपका मैंने पिछले क्लास में 40 तक करवाया था, ये आपका 42 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। 41 मैंने करा दिया। पूछेगा ना, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। अगर पूछेगा अंदर तो ये वाला होता है नॉर्थ, ये वाला होता है साउथ। अब सोच लेना कि जब पूछेगा अंदर तो अंदर का मतलब है कि यहां से हमारा गमन करेगा इस प्रकार से ऐसे होता है, इस प्रकार से ऐसे गमन करता है ना। अगर आपसे पूछता और यहां से ऐसे जाता है, यहां से ऐसे जाता है, अब सोच लेना। अगर आपसे पूछता बाहर, क्या पूछता, तो बाहर ये वाला हो गया। अच्छा, बाहर कहां से कहां जा रहा है, तो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है। इसका मतलब कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, है ना। अगर पूछता बाहर से तो होता उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, लेकिन हमसे पूछा अंदर तो ये वाला जा रहा है उत्तरी से दक्षिणी। तो ये जब अंदर से पूछेगा तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। जब पूछेगा अंदर से तो मारना साउथ नॉर्थ, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ठीक है। फिर से मेरा बात को थोड़ा सा यहां पे सोचना। जब आपसे पूछेगा अंदर से तो अंदर से पूछेगा तो मारना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा बाहर से तो बाहर से देखो ऐसे जाता है, इसका मतलब उत्तरी से दक्षिणी, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा अंदर से तो अंदर से साउथ टू नॉर्थ, मतलब दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, तभी तो कहोगे। क्या कहोगे पता है, अभी नहीं, अभी दम धरो, ठीक है। देखो तो जब पूछेगा आपसे छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, जब पूछेगा अंदर तो मारना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, अगर पूछेगा बाहर तो मारना उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो यहां पे पूछा है अंदर, तो सब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, तभी अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और मैथ में हमने
टॉप 90 सवाल ला रहा हूं सर, जिसका क्लास एगो क्लास चल चुका है जो 2 नंबरिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, ठीक है। तो जो लोग वो क्लास को नहीं कर रहे हैं तो वो क्लास को जा करके कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना से बाहर एक सवाल ना तो उधर जाएगा ना तो इधर आएगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग 43 की ओर बढ़ते हैं। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो फ्राइडे ने किया था। किसने किया था? फ्राइडे ने किया था। किसने किया था? फ्राइडे ने किया था। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वो फ्राइडे ने किया था। तो वो कब किए थे? बस आपसे मैं पूछता हूं कब, आपसे मैं पूछता हूं क्वेश्चन मार्क कब। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप गूगल करके ही क्यों नहीं कीजिए, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा सर, ये कसम है संदीप कुमार का, ठीक है। चलो तो आपसे क्या बोला? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो मार देना फ्राइडे ने। अगर पूछता कब किया तो आपको ये कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए, सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूं सर, बट सबको मैं रिप्लाई नहीं दूंगा बब्बा। हाँ इसमें भी कंडीशन है रे, हाँ लेकिन सबका मैं पढ़ता हूं, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर 44 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फ्राइडे ने की थी। ये सवाल रिपीट हो गया। अगला सवाल होगा 44 नंबर। कहता है ना किसी कुंडली, क्या कहता है सर? कहता है ना रे बब्बना, कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? अगर किसी कुंडली का हमको प्रतिरोध निकालना, प्रतिरोध बोले तो रेसिस्टेंस, ठीक है ना। प्रतिरोध को हम लोग आर से लिखते हैं, ठीक है। क्या चीज से लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो जब किसी कुंडली का प्रतिरोध निकालना होगा, क्या निकालना होगा? प्रतिरोध निकालना होगा। तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा। क्या होता है? विभवांतर बटा विद्युत धारा। क्या होता है? विभवांतर, 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 विभवांतर यानी क्या? भी बट्टा आई। आई बोले तो करंट, विद्युत धारा, ठीक है। तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बट्टा विद्युत धारा, यानी आर बराबर भी बट्टा आई। किसको निकालने के लिए? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है आर बराबर भी बट्टा आई। क्या होता है सर? आर बराबर भी बट्टा आई। जहां पे आर क्या है? प्रतिरोध है, भी क्या है? वोल्टमीटर है, आई क्या है? करंट है। अच्छा ये हमारा वोल्टमीटर का, ये हमारा विभवांतर, सॉरी ये क्या है? विभवांतर है, आई क्या है? करंट है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, क्या आप मेरी बातों को सही सही जवाब दीजिएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एकदम सिंपल बात है, क्या आप अपनी मम्मी पापा की सपना को पूरा करना चाहते हैं? बस आपका जवाब एस या नो में होनी चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी मम्मी पापा की खुशी क्या चीज़ में है। बस आपकी पढ़ाई में है, आपकी सफलता में है, क्योंकि आपका ही सपना में अब आपकी मम्मी पापा का सपना छुपा हुआ है सर। क्योंकि अगर ज़िंदगी में अच्छे कर जाइएगा ना तो आपकी मम्मी पापा का उम्र 10 साल बढ़ जाएगा। अगर नालायक निकल जाइएगा तो 10 साल उम्र घट जाएगा। तो आप लोग सोच लो कि जिसने आपको पैदा किया इसका उम्र बढ़ाना है या घटाना है। चलिए सवाल नंबर अगला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46 होगा। कहता है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? अच्छा वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गेगर जॉन मेंडल ने। किसने? गेगर जॉन मेंडल ने। किसने? गेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। थोड़ा सा हमको हिंदी का उच्चारण सही से नहीं आता है, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, माफ करना सर। आना कहता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया? ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मामला फंसेगा सर, बस थोड़ा सा फंसेगा। हाँ कैसे फंसेगा पता है? देखो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे होता है ना चार्ल्स। क्या होता है सर? ये चार्ल्स, ठीक है। चार्ल्स डार्विनियर ने, ठीक है नो, डार्विनियर ने। लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ ये डार्विनियर है, ठीक है। अगर इसी में चार्ल्स को अगर जोड़ा नहीं जाता, अगर आपको शायद मैंने नहीं बताता और आपके ऑप्शन में अगर ये आ जाता तो क्या आप चकमा खा जाते? नहीं। इसी को हम लोग पूरा नाम बोलते हैं चार्ल्स डार्विनियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ये सी होगा। आना सवाल नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। कहता है मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। अच्छा कहता है मनुष्य में, 47 नंबर सवाल, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। ऑटोसोम के द्वारा, लिंग क्रोमोजोम के द्वारा, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ थैंक यू, लव यू। लिंग क्रोमोजोम के कारण, ठीक है।
अगला सवाल नंबर 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। देखो, जब आपको बोलेगा मानव शरीर में लगभग, क्या बोला हमसे, जीन बोला, क्या बोला, जीन बोला। लेकिन यहां पे कंडीशन है, जब आपसे बोलेगा जीन ना, तो मारना एकदम चश्मा उठा करके मारना 30,000। कितना मारना, 30,000। लेकिन कंडीशन तो यहां पे यह है ना मास्टर साहेब, कि यहां पे जीन का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो फिक्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे मानेंगे, गंगा नहाना है ना, हाँ, तो गंगा नहाना है तो बस मेरा बात मानते जाना, गंगा तुमको बहुत कम टाइम में हम नहला देंगे, ठीक है। देखो इधर, जब बोलेगा मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं, अगर बोलेगा लगभग कितने जीन होते हैं तो 30,000 जीन होते हैं लगभग। लेकिन आपका ऑप्शन जो है वो 10,000 से 40,000 है, 30,000 से 40,000 है, फिर बोलता है 30,000 से 60,000 है, इनमें से कोई नहीं। अब आप एक बात सोचिएगा, शिद्दत से सोचिएगा तभी प्यार होगा सर, हाँ, नफरत से सोचिएगा तभी प्यार कभी नहीं होगा सर, क्योंकि हर इंसान में कमी और खासियत होता है, ठीक है। तो आपको कमी को नहीं पकड़ना सर, आपको खास बात को पकड़ना है, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कमी है ही नहीं। दुनिया का हर इंसान में कमी है, क्योंकि भगवान दो चीज देता है साथ में, एक खास बात देता है, एक कमी देता है, ठीक है। तो जो अपनी कमजोरी पे खुद से वार करता है ना, इंसान का सबसे बड़ा विनर वही है, ठीक है। अब देखो, लगभग 30,000 होता है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 30,000 से प्लस वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 होगा। कितना, ऑप्शन नंबर बी होगा 30,000 से 40,000 तक, ठीक है। तो मानव शरीर में लगभग जीन होते हैं कितना, 30,000। लेकिन आपका ऑप्शन है तक में, क्या चीज में ऑप्शन है, तक में, तो 30,000 से 40,000 मारेंगे, ठीक है। अब कहेगा सर ये जीन क्या है, तो ये बायोलॉजी में पढ़ने का है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो सवाल नंबर 49 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है गुणसूत्र बने होते हैं। सबसे पहली बात है कि आप लोग आज तक पढ़े होंगे कि गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए से होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन के होते हैं। क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और क्या सर, ये प्रोटीन, डीएनए और क्या, प्रोटीन। तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और क्या, प्रोटीन, डीएनए और क्या, प्रोटीन। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। देखिए अगला सवाल क्या कहता है पता है, 50 नंबर मैंने पहुंच गया सर, तभी तो कहोगे पता है क्या, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। कहता है किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुण की क्षमता होती है। पता है मैंने 1 साल से मात्र यही 3 गाना गा रहे हैं, पता है, तीनों को गए करते हैं, इससे ज़्यादा हमको याद ही नहीं होता है आ जाना। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको एकदम एक लाजवाब गाना सुनाएंगे, पता नहीं गाने आएगा तब नू। अब देखो कहता है ना सर क्या, किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुण की क्षमता होती है। देखो यहाँ पे ये डीएनए में होता है, किस में होता है सर, डीएनए में होता है। डीएनए के साथ साथ एक और नाम है, डीएनए तो होता है सर, इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रोटीन। इसमें एक और होता है केंद्रीय, क्या होता है सर, ये केंद्रीय प्रोटीन। क्या होता है सर, ये केंद्रीय, क्या होता है सर, ये केंद्रीय प्रोटीन। क्या, केंद्रीय प्रोटीन। बायोलॉजी का बहुत अच्छा से हमको नॉलेज है सर, बायोलॉजी हमको पढ़ने में भी मजा आता था, लेकिन कंडीशन ये था कि मेरा घर में किसी को बनना तो मेरे को था सर एक ही चीज़, IITN, लेकिन शायद किस्मत ही उस लायक नहीं था। तो किस्मत का दोष नहीं देना चाहिए इंसान को, बस हम में गलतियां थी इसीलिए हमने नहीं बन पाया। बस एक को मेरा सपने था IITN आ जाना। कहता है किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है, ठीक है। तो डीएनए में और केंद्रीय प्रोटीन में, ठीक है। आ जाओ सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 51 नंबर की तरफ। आप लोग गिनते जाइएगा, ठीक है, मैंने आज 50 सवाल लेकर के आया हूं, ठीक है। 51 नंबर कहता है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। देखो यहां से पकड़ना, यहां से पकड़ना, कहां से पकड़ना, यहां से पकड़ना। अरे बीड़ू भाई यहां तो दिल होता है, यहां से मत पकड़ना वरना दिलो निकल जाएगा, ठीक है। कहां से पकड़ना, यहां से पकड़ना, यहां से पकड़ना, यहां घुसा देना, बस एक दुए को काम करना। किसी भी चीज को यहां से कैच करो, यहां पर एक्सेप्ट कर दो, बस यहां पे सिर्फ एक्सेप्ट कर दो। और जो चीज दिल में जुड़ जाता है ना सर, वो दिल से कभी नहीं निकलता है, ठीक है ना। हाँ आ जाना। हमसे क्या बोला, क्लोरोमीथेन। अच्छा क्लोरो बोले तो Cl, अब मीथेन बोले तो क्या, CH4। अल्लाह देखा देखा बब्बा देखो न रे, मीथेन बोले तो CH4। अच्छा मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और क्लोरो का मतलब यहाँ पे क्लोरोमीथेन। इसका मतलब पता है,
इसका मतलब पता है क्या? नहीं पता है हमको। बात तो मेरा बात सुन लो, नहीं पता है तो इन्हें सुनो। देखो ये CH4 का मतलब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये मीथेन होगा। ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मीथेन होगा। लेकिन CH3Cl इसका मतलब यहां पे देखो C एगो कार्बन है ना? कई हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अच्छा, एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, यानी 4 हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो यहां पर एगो ऊपर 3 गो है, लेकिन एगो इसको और चाहिए, तो एगो हो गया Cl। और ऑप्शन नंबर क्या हो गया रे बिड़ू भाई? तो बी नंबर हो गया। क्या हो गया रे? बी नंबर हो गया। क्या हो गया? बी नंबर। अब इसको बनाओ, देखो तो एक कार्बन ला 2, कितना हो गया? 2 क्लोरीन। कै क्लोरीन? 2 क्लोरीन। इसका मतलब अगर ये 2 क्लोरी हो रहा है तो इसका नाम होना चाहिए डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, लेकिन यहां पे सिर्फ लिखा हुआ है क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन ये वाला होगा। ठीक है, इसका मतलब होगा डाइक्लोरोमीथेन। अच्छा, ये क्या है? तो इसका तो दुनिया अलग है। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये पता है क्या? इथीन बनेगा। क्या बनेगा? ये इस फार्मूला पे है, CnH2n पे। ठीक है, ये इस पे है। आ जाओ, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। देखो सर, ये 52 नंबर होगा। C6H6 का आणविक द्रव्यमान। अच्छा, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। अच्छा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और यहाँ पे कितना है? 6। तो 12 को 6 से गुना कर दो। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल दे दो। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1, तो यहाँ पे 1 लिखो और गुने 6 कर दो। 12 छक 72 प्लस हो जाएगा 6, यानी हो गया 78। और कने गया ले 78 नंबर ऑप्शन थी। कहाँ हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी। मेरा बात को बुझाया? मेरा बात आपके दिल तक गया? नहीं गया? बोलो ना एक बार सर। नहीं गया? ना गया? लतियाएंगे ना पिछुआ से तो चल जाएगा अच्छा से। देखो बोला C6H6, इसका मतलब बोला है ना C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान जब आपसे बोलेगा ना सर, इसका मतलब इसका द्रव्यमान को गुना कर देना है। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 को 6 के साथ गुना कर दिए। यहाँ पे प्लस का सिंबल दे दिए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 से गुना कर दिए, टोटल 78 आ गया। कितना आ गया सर? ये 78 आ गया। चलिए सवाल नंबर 53 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल बड़ा मजेदार बोला। 53 नंबर सवाल बड़ा मजेदार बोला। अगर जिसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2, जिसका फॉर्मूला होगा CnH2n, जिसका फॉर्मूला होगा CnH2n, नो 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 CnH2n-2। देखो अगर CnH2n+2 रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं सर? एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। जिसका फॉर्मूला रहेगा CnH2n तो इसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं सर? एल्किन कहते हैं। जिसका फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2 इसे हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? 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 एल्काइन। ये एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसमें कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये एल्केन में डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ये एल्काइन में कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। हमसे बोला CnH2n+2, तो CnH2n+2 किसका लक्षण दे रहा है? तो एल्केन का लक्षण दे रहा है। एल्केन कहां पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आपका फॉर्मूला होता CnH2n-2 तो ये किसका लक्षण देता? तो ये कोरोना का लक्षण देता, जिसका नाम क्या है? एल्काइन। अगर फॉर्मूला होता CnH2n तो ये किसका लक्षण देता? तो मेरा लक्षण देता। मेरा लक्षण बोले तो टाइफाइड। मेरा लक्षण बोले तो टाइफाइड, यानी क्या होगा सर? ये एल्केन होगा। क्या होगा? एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन होगा। ठीक है, चलो तो सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54 होगा। 54 नंबर सवाल बड़ा शिद्दत से बोला। 54 नंबर सवाल बड़ा शिद्दत से बोला HCHO का IPSC नेम क्या है? HCHO का IPSC नेम देखो कितना कार्बन रे बाबा, तो एक कार्बन रे बाबा। देखो यहां से पकड़ना, इन्हें मत पकड़ना, पकड़ना यहां से। कितना कार्बन रे बाबा, तो एक कार्बन। एक कार्बन में क्या होगा? मिथेनॉल। क्या होगा सर? ये मिथेनॉल, क्योंकि 1 में मिथ, 2 में इथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में।
चलो अगला, तो हमें देखो यहां से पकड़ना है कितना कार्बन, एक कार्बन। ये किसका लक्षण दे रहा है, तो नॉल का लक्षण दे रहा है, क्या हो जाएगा मिथेनॉल, क्या हो जाएगा मिथेनॉल। चलिए सवाल नंबर हम लोग 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल बोला है ना कि तेरी आंखों में, कहता है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध है। देखो सर, मैंने आपको बढ़िया से अभी शिद्दत से मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको शिद्दत से बताया कि जिंदगी का नाम ही है संघर्ष। ये मैंने नहीं बताया आपको, मैंने ये बताया कि अगर ट्रिपल बॉन्ड का लक्षण हो, ये 3 अवंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का लक्षण किसमें देता है, तो CnH2n, CnH2n-2 में देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं सर, एल्काइन, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में ऐसे लिखते हैं एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, आ जाना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का लक्षण होता है, जिसमें का CnH2n-2 होता है, जिसका फॉर्मूला हमसे यही बोला कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला पे कौन सा सेट कर रहा है, किसका मामला फिट होगा, किसके माथा पे सेहरा सजेगा। देखो इधर, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, चल गला खोपचे में, चल गला खोपचा में, देखो ना एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन N के जगह कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि कार्बन कितना है 1। ये N जो होता है वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन। क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा यहाँ पे N है, तो N के जगह यहाँ पे कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो N के जगह 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 2, ये देखो H है, ये N के जगह 1 लेंगे, तो 1 इन 2 यानी कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी खोपचा वाली बात ये नहीं रहेगा। C2H6, C2H6 यानी N के जगह 2 रखो, और यहाँ पे क्योंकि C2 यानी 2 कार्बन, और यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 बचा, यानी C2H2, यहाँ पे है C2H6 गला खोपचा में। अगर ये 3 कार्बन है तो N के जगह 3 रखो, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, अब में से 2 घटेगा तो 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, यानी C3H4, C3H4 ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सेट हो गया। आ जाओ ऑप्शन नंबर अगला में बढ़ते हैं, C3H8 गला खोपचे में। कहाँ गला सर, खोपचे में। कहाँ गला सर, खोपचे में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। किस लिए सी हो जाएगा, इसका मैं बॉन्ड बना दूं। देखो कै कार्बन, 3 कार्बन, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब देखो हमें बोला ट्रिपल बॉन्ड, तो मान लो कि यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन को चाहिए 4 गो, यहाँ पर एगो है तो एगो और यहाँ पे 3 गो, एगो लटका दो 4 गो हो गया। इसको चाहिए 4 गो, तो एगो इधर 3 गो इधर 4 गो हो गया। इसको भी कै गो चाहिए, 3 गो चाहिए, क्योंकि एगो इधर है 3 गो और चाहिए। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया और 3 कार्बन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, सी सेट हो गया। सी से बोले सेट है ना। कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर, ये सवाल नंबर 55 होगा। कैमा होगा रे, ग्लूकोज का आणविक सूत्र कैमा नंबर सवाल है, 56 नंबर सवाल है। ये 56 नंबर सवाल आपको बताना होगा सर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सर। जिंदगी में चाहते हो कि नहीं कि हमको सफलता मिलना चाहिए, चाहते हो ना तो शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ ऐसा ना कि अब ये बब्बू सोना के चक्कर में चल जाना, जेबे बाबू सोना के चक्कर में तो चल जेबे खोपची में। हाँ हम बात बोलेंगे क्लियर, दुख लगे चाहे सुख लगे सर, मुंह पे बोलते हैं, ठीक है। इन्हें उन्हें हमसे नहीं होता है सर, क्योंकि देखो हमको ना बड़ा मतलब क्या बतावे सर, धमकी मिलता है। संदीप कुमार को धमकी देगा रे, नाम है संदीप कुमार, ठीक है, देख के जल जाओगे। आ जाओ, क्योंकि सर देखो डरता है जिंदगी में वो जिसको कोई खड़ा किया। अरे हमको कौन खड़ा किया, हमको डर लगेगा तो वो आप सबसे डर लगेगा, किसी थोड़ा ना हमको ऐरू गैरू से डर लगेगा, क्योंकि हमको कोई खड़ा नहीं किया सर। आज तक मैंने किसी को नहीं बोला कि तुम हमको बोल दो कि संदीप कुमार के एगो चैनल है यूट्यूब पे SK साइंस क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर दो। आज तक मैंने जिंदगी में किसी टीचर को नहीं बोला, ना तो किसी के सामने मैंने भीख मांगने गया, क्योंकि मुझे पता है सर कि दुनिया में आपको कोई साथ नहीं देगा, है ना। बिना मतलब का दुनिया में कोई गिलास किसी को पानी भी नहीं देता है, इसलिए मैंने आज तक मैंने किसी के सामने हाथ भी नहीं पसारा। आपको पता होनी चाहिए 2020 की मैं बात बता रहा हूं सर, 2020 की नहीं मतलब 2021 की फर्स्ट के 2020 के दिसंबर में हमने यूट्यूब चालू किया था, ठीक है। तो 2021 की मैं बात बता रहा हूं, 2021 में मेरे पास ना लगभग जनवरी से फरवरी महीने में, मतलब फरवरी मार्च महीने में मेरे पास मात्र 95 सब्सक्राइबर था सर। और ये 95 सब्सक्राइबर में हमने लगभग 300 वीडियो अपलोड कर दिया था, और मेरे पास मात्र 95 सब्सक्राइबर था, सोच सकते हो।
मैंने अगर चाहता तो किसी के सामने जाके हाथ पसार सकते थे, लेकिन हमने किसी के सामने नहीं पसारा। क्योंकि सर देखो, मेरा कंडीशन ये था ना कि जो खुद के बदौलत खड़ा होता है ना, उसका मजा ही जिंदगी जीने का कुछ और है, और जो दूसरे के बदौलत खड़ा होता है ना, उसका मजा ही कुछ अलग है। ठीक है, अगर तुम सोचो कि मेरा पहचान, अगर मेरे पापा जी बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, अगर उनके थ्रू हमको जान रहा है कि ये तो फलन बाबू का बेटा है, अगर हम बड़े आदमी बन गए तो हमारे थ्रू मेरे पापा जी का पहचान होगा कि अरे ये फलन बाबू का पिताजी है। तो सोचो दोनों में कितना फर्क है, ये फलन बाबू का बेटा है, फलन बाबू का पिताजी है, दोनों में कितना फर्क है सर। इसी बात को सोच करके मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। मेरा एक दायित्व बनता है, निमक रोटी खा करके रह जाएंगे सर, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे, बस मेरा एक दायित्व है। हाँ, क्योंकि सर मैंने एक जिंदगी में एक ही चीज़ देखा कि बिना मतलब का ना कोई एक गिलास किसी को पानी भी नहीं देता। हर चीज़ के पीछे एक मतलब होता है, क्योंकि दुनिया जो है ना वो स्वार्थ हो गया। ठीक है, अपने लिए जीता है, दूसरे के लिए कोई नहीं जीता है। ठीक है, आप देखो तो इस टाइम में सोच लो कि 95 सब्सक्राइबर में हमने 300 वीडियो लगभग डाल दिए थे, और अब 2021 के अक्टूबर आते आते, मतलब अक्टूबर यही लगभग में मेरे पास 5000 सब्सक्राइबर हो चुका था। फिर जब आप सबका 2022 वाले बच्चे का हम एग्जाम दिलाए 10th में, तो उस टाइम हमारा सब्सक्राइबर लगभग 20,000 से प्लस हो चुका था। फिर जब हमने पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट किया तो मेरा लगभग 40,000 50,000, अब तो हमारा 50,000 कुछ दिनों में हो ही जाएगा, 2-4-10 दिन के अंदर में। तो आप लोग सोच सकते हो सर कि ये 50,000 का फैमिली आप सब ने बना दिया, तो दुनिया में हम किसके सामने तलवा चाटेंगे रे? बस चाटेंगे। अगर किसी के सामने गिरना भी होगा, झुकना भी होगा, तो आप सब है। ठीक है, बाकी संदीप कुमार किसी का तलवा नहीं चाटता है। अब देखो यहां पे आ जाना, कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो उत्तल दर्पण जो होता है ना सर, जिंदगी में शिद्दत से काम करना, कोई भी काम करना एकदम शिद्दत से काम करना। शिद्दत का मतलब समझ गया ना, मेहनत से काम करना। अपने मेहनत पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाना ना कि पड़ोसी वाला खुद देख के जल के मर जाएगा, हाँ भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी वालों को जलाने के लिए उसके पीछा नहीं जाना होगा सर, आपको अपने कामों पे मेहनत करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली भस्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आना थोड़ा सा, मेरे देखा देखी में ना लगभग ना मेरे दोस्त सब लगभग 30-40 को यूट्यूब चैनल चालू किया था। मेरे करीबी टीचर भी बहुत सारा सब यूट्यूब पे आया, लॉकडाउन में तो सब यूट्यूब पे आइए गया था। हमको लगा रही बेड़ू भाई ये सब तो बड़ा टक्कर, हमको मतलब हमसे वो सब ज़्यादा था सर, क्योंकि उस ऑफलाइन का टीचर था, तो वो सब के बैच में रहता था 500 लेकर 700 लेकर एक बैच में, तो वो सबको 1000 सब्सक्राइबर करने में टाइम नहीं लगा, उसको तुरंत 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर कर लिया, खाली एक बार 2 वीडियो डाल दिया, कर लिया। लेकिन सर हमको एक सब्सक्राइबर करना बड़ा इंतजार होता था। जिस दिन 2 सब्सक्राइबर बढ़ जाता था ना, उस दिन हम बड़ा खुश होते थे, बड़ा खुश होते थे, लगता था अरे यार आज 2 बच्चा का प्यार मिला मुझे। है ना, तो आज आप सबकी कृपा से सर बहुत कुछ हमें मिल गया, बस आप सब सपोर्ट कीजिए, बस दुनिया का हर चीज़ हम पालेंगे। ठीक है, बस आपका साथ होना चाहिए। ठीक है, और किसी तलवा चाटने वाला का साथ मुझे नहीं होना चाहिए। कहता उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखो एक चीज को गौर करना, जब बोलेगा उत्तल दर्पण, देखो तो उत्तल दर्पण में ना वस्तु को 2 जगह रखा जाता है। ठीक है, और दोनों जगह जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो आपको काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक, और हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होता है सर? ये सीधा होता है। हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और हमेशा सीधा, यानी काल्पनिक और हमेशा सीधा, हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट मतलब जो हम लोग लाइट जलाते हैं ना, उसमें परावर्तक सतह कौन रहेगा? इतने से सोच लो। सर्च लाइट मतलब हम लोग जो लाइट जलाते हैं, तो वो सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह, मतलब जो आगे टॉर्च इस प्रकार से होता है ना, यहाँ पे बॉल लगा होता है, तो ये वाला जो परावर्तक सतह होता है वो किसका होता है? तो ऐसे देख लो, ये परावर्तक सतह जो होता है ना सर, वो अवतल दर्पण होता है। इसलिए अवतल दर्पण का होता है क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर आकार का भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो है वो वस्तु को तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहां रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब बराबर आकार का बनाएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर कितना होगा? सवाल नंबर 58।
उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा 58 में कि बराबर आकार का प्रतिबिंब कब बनता है। इसलिए सर्च लाइट के परावर्तक सतह में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट के परावर्तक सतह में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 59 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा सर। कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। देखो अब यहां पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना, संदीप कुमार का दिमाग लगाना, ठीक है। देखो यहां पे आ जाना, सोचना है तो यहां से सोचो, ठीक है। हाँ बस जिंदगी में कोई भी काम करना है तो यहां से करो, दिल से करो, दिमाग से नहीं कि अरे फलना वो काम कर रहा था हम वो एक काम करेंगे, ऐसे नहीं, वो हो गया दिमाग की बात, ठीक है। जिंदगी में अगर अच्छा डायरेक्शन लेना है ना तो दिल से सोचना, दिल पे हाथ रखना और दिल से सोचना। क्योंकि अगर तुम चोरी करने जाओगे ना तो दिल से पूछना कि हम चोरी करने जा रहे हैं, सही बात है, तो दिल कहेगा अरे वो कॉपी बहुत गलत बात है, लेकिन दिमाग पता है क्या कहेगा, चल ना चोरी नु करना है, कौन देखने जाएगा। लेकिन ये दिल नहीं बोलेगा सर। हाँ अच्छा डायरेक्शन लेना है तो दिल से डायरेक्शन लेना, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग बड़ा नालायक चीज होता है, ठीक है। आ जाना कहता है ना सर एक उत्तल लेंस की, क्योंकि दिमाग तो काम करेगा उस चीज को जब आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तब दिमाग काम करेगा, ठीक है। क्योंकि दिमाग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों पे काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि दिमाग जो है वो मन की बात सुनता है, दिल की बात नहीं सुनता। दिमाग जो है वो मन की बात सुनता है और हमको सुनाना है दिल की बात, तो दिल से डायरेक्शन की सोचना पड़ेगा, ठीक है। दिल पे हाथ धर के सोचिएगा, धड़कना बंद हो जाएगा। आ जाओ सवाल क्या बोला, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ये सोचिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना सर वो प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है आपका, प्लस होता है। कैसा होता है, प्लस होता है। लेकिन लेंस की क्षमता बराबर होता है, P बराबर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f। जहां पे जो f होता है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए, लेकिन यहां पे जो f है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बनाना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में, 20/2500 1/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि अब हमारा जो फोकस आ गया है वो 1/5 मीटर आ गया है। हमसे पूछा है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। यानी 1/f बोले तो f का वैल्यू 1/5, 1/5 यहां पे रख देना, 5 बट्टा में है चल जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा 5/1। यानी कहने का सेंस है 5। अब सोच लेना कि लेंस की जो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वो पॉजिटिव होती है, तो लेंस की जो क्षमता आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा सर, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखो उत्तल लेंस की क्षमता का बात करेगा या फिर फोकस का बात करेगा, ये सब जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता का बात करेगा या फोकस का बात करेगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाला सबको बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर बुझाया तो एक बार एस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे ढिंच। देखो हमको क्या बोला 60 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, क्वेश्चन नंबर 60 का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आ जाना अगला कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। देखो फिर सवाल वही पूछ दिया, 61 नंबर हमसे बोला 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। कंडीशन ये है ना सर, देखना पड़ता है बार बार। देखो यहां पे देखना 1 मीटर फोकस दूरी कितना है सर, 1 मीटर। ये उत्तल लेंस की फोकस क्या है, 1 मीटर। मैंने आपको क्या बोला कि उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि उत्तल लेंस की फोकस जो है वो मीटर में दे दिया, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, P बराबर 1/f। अच्छा ये जो f होता है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए, लेकिन अब की बार मीटर में दे ये दिया तो उसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाना 1/f, f का वैल्यू कितना है 1, यानी 1/1 बोले तो 1, यानी 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। अच्छा हाँ देखो आपको फंसाने के लिए, आपको जाल में डालने के लिए यहाँ पे -1 डायोप्टर दिया हुआ है, तो क्या हम लोग -1 डायोप्टर मारेंगे? नहीं सर, ये कब मारते, जब अवतल दर्पण रहता तब मारते, अवतल लेंस रहता तब मारते। लेकिन ये है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव, लेंस की क्षमता पॉजिटिव। अवतल लेंस की फोकस नेगेटिव, लेंस की क्षमता नेगेटिव। लेकिन है उत्तल लेंस, मारेंगे घपसना पॉजिटिव। क्या मारेंगे सर, पॉजिटिव। क्या मारेंगे सर, पॉजिटिव। एकदम हिला के देंगे रख दर से, ठीक है ना। पेपर आपसे थर थर ना कपे तो पढ़ाई का मतलब क्या सर।
आ जाओ, पेपर को थर थर कपना चाहिए, इतना लिख दो ना पेपर की पेपर का तहस नहस हो जाए। सवाल नंबर कितना होगा सर? सवाल नंबर कितना होगा रे बब्बा? 62 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अच्छा जरूर 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 बोला है ना, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बकलूला पूछना चाहिए इसको कि निम्नलिखित में कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ये वस्तु, अच्छा कहाँ पे वस्तु रखेंगे उसका भी लिखना ठीक है। आ जाओ, देखो देखो सर, सबसे पहले यहां पे आना, कांच की समतल पट्टी स्लैब जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं सर ये वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक बनाता है, ठीक है। अवतल लेंस, मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, जो लेंस होता है ना वो दर्पण का जस्ट उल्टा काम करता है। जो लेंस होता है वो दर्पण का जस्ट उल्टा काम करता है। जैसे शादी हो जाने के बाद नो बीवी तुम्हारा जस्ट उल्टा काम करेगी। हाँ, तू बोलेगा आए तो सुनेगा बाएं, तू कहेगा मैं खाना चावल ला तो रोटी ला के रख देगा, तू कहेगा बेदान के बेदामक बिच्चा ला तो बेदाम ला के रख देगा, तू कहेगा टमाटर ला तो रख देगा पटल ला के रख देगा। जस्ट उल्टा काम करेगा। कब? जब दोनों में फैटम फैटी होगा तब। हाँ ना, तुम मांगेगा चाय तो बना के देगा कॉफ़ी, और तुम मांगेगा कॉफ़ी तो ला के देगा भर गिलास पानी, ठीक है। कहेगा सर आपको कैसे पता है? देखो पता नहीं है रे भाई, हमको ज़िंदगी में बस हमको जो मन में आया सो हम बोल देते हैं, ठीक है। मेरा बात को सीरियस मत लेना, लेकिन हाँ कभी कभी बड़ा जेन्युइन बात बोलते हैं सर। ये नहीं, ऐसा लोग बोलता है कि आदमी ना शादी करके थोड़ा सा ज़्यादा बर्बादे होता है, ऐसा लोग बोलता है। मतलब मम्मी बोलते रहती है घर में कि मतलब बहुत बोलती है यार, हमको लगता है कि हमको शादियों नहीं होगा जैसा कंडीशन मेरा घर में हो गया हमारे प्रति। आ जाना, कहता है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अवतल लेंस जो होता है सर ना, वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक। ही लेंस है, अगर यही दर्पण होता तो ये हमेशा वास्तविक बनाता, ठीक है, और काल्पनिक भी बनाता है एक जगह दर्पण में, ठीक है। तो हमेशा ये लेंस है इसलिए हमेशा इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमसे पूछा वास्तविक प्रतिबिंब तो ये नहीं होगा। अच्छा उत्तल लेंस जो होता है सर वो हमेशा नहीं, मतलब एक जगह ये काल्पनिक भी बना देता है, ठीक है। ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा भी होता है, वस्तु के बराबर भी होता है, वस्तु से बड़ा भी होता है, ठीक है। ये तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी होगा सर। हमेशा बने वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। आ जाना, अगला सवाल बोला कि यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो सवाल नंबर कितना है रे बीड़ू भाई? तो सवाल नंबर हो गया 63। हमसे बोला ना कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा। देखो ये उत्तल लेंस का फिगर है, ये फिगर किसने देखा? फिगर देखा रे बकलूला? नन्नू देखा? ये फिगर देखना भी नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। देखो इधर ये उत्तल लेंस है सर, क्योंकि उत्तल लेंस आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, आपको कहीं नहीं दिखेगा उत्तल लेंस सर, ठीक है। उत्तल लेंस देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा लैब, ठीक है, समझ गया ना कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ लैब जाना पड़ेगा। वो लैब कहाँ होता है? तो जहाँ स्टडी किया जाता है, ठीक है। आ जाओ, ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे ये f है, ये वाला 2f है। तो जब हम लोग 2f पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है सर वो 2f पे ही बनाता है। कहाँ पे बनाता है? 2f पे ही बनाता है। कैसा बनाता है? तो ये वास्तविक बनाता है, वस्तु के समान आकार का बनाता है, ठीक है। सुन लो, तो जब उत्तल लेंस में वस्तु को 2f पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2f पे ही बनाता है, मतलब यहाँ पे इधर वो साइड 2f पे बनाता है, और ये प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। और ये जो प्रतिबिंब जो होता है सर वो आपको वास्तविक होता है। कैसा होता है? ये वास्तविक होता है। और वास्तविक बोले तो हमेशा ये क्या रहेगा सर? ये उल्टा रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा उल्टा रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा उल्टा रहेगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। कहता है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा 2f पे बनेगा ही। कहां पे बनेगा? 2f पे ही बनेगा, ठीक है। हम लोग इसको 2f डैश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2f डैश भी बोलते हैं, ठीक है। इसको f डैश बोलते हैं, इसको 2f डैश बोलते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन डैश नहीं दिया हुआ तो पर भी हम लोग इशारा से काम समझ जाते हैं, ठीक है। तो कहता है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर बनेगा। कहां पे बनेगा? 2f पे बनेगा, ठीक है। आ जाना,
अगला सवाल बोलता है क्या है सर कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? सवाल नंबर 64। सवाल नंबर कितना? 64। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। क्या सर? ये अभिसारी लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। लेंस में जाओगे तब होगा अभिसारी, ठीक है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। क्या है? अभिसारी लेंस। क्या है? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है सर? तो ये अपसारी लेंस, ठीक है। तो आपसे पूछा कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अपसारी लेंस। चलो सवाल नंबर 65 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह होता है। किसके तरह होता है? प्रिज्म की तरह होता है, ठीक है। लेंस चाहे कोई भी हो, इसका छोटा भाग जो होता है वो प्रिज्म की तरह होता है। किसके तरह होता है? प्रिज्म की तरह होता है। तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किसके तरह होता है? तो प्रिज्म की तरह होता है। किसके तरह होता है? तो प्रिज्म की तरह होता है। चलिए सवाल नंबर 66 की तरफ हम लोग आते हैं। 66 नंबर सवाल क्या बोलता है? कहता है उस लेंस की क्षमता क्या होगा? अरे बाबा रे, उसकी क्षमता क्या होगी? ले ले ले, ये तो सवाल में कुछ बुझाइए नहीं रहा है रे बाबा। इस सवाल को कहाँ से दे दिया रे? अच्छा सवाल मैंने ऊपर कर दिया, सवाल हमें गलती से हो गया सर। 66 नंबर, 67 नंबर होगा ना। तेरी आंखों की नैना मेरी बालों की जान देखो। कहता है ना किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखो सबसे पहले उत्तल लेंस बोला, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे फोकस जो है वो दिया हुआ है +25 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन ये +25 सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर में, इसको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो 25 को 100 से भाग दे देंगे तो वो बदल जाएगा मीटर में। 25 चौका 100, यानी मार देंगे खोपचा वाली बात, तो 1/4 मीटर, 1/4 मीटर फोकस आ गया। हमसे पूछा है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता बोले तो पावर ऑफ लेंस यानी P बराबर 1/f आना। 1/f, f की वैल्यू कितना है? 1/4। ये 4 बट्टा में चला जाएगा ऊपर में, यानी 4/1। 4/1 बोलने का सेंस है 4, और 4 बोलने का सेंस है 4 डायोप्टर, और 4 डायोप्टर बोलने का सेंस है +4 डायोप्टर। मेरी बात तो आपको दिल और दिमाग तक गया? क्यों ये प्लस मैंने अपना मन से क्यों लगा दिया? क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की जो लेंस की क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलो सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। 67 नंबर कहता है इनमें से कौन मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो मानव मदा जनन तंत्र का भाग इसमें कौन नहीं है? गर्भाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है सर, ठीक है। मानव मदा जनन तंत्र का भाग नहीं तो शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है। आ जाना 68 नंबर का था मानव भ्रूण का विकास होता है कहाँ से? देखो जो इंसान को आज हत्या कर दिया जाता है सर, जैसे होता है ना कि मतलब आज इंसानों को जो बता दिया जाता है कि लड़का या लड़की है, तो जो इंसानों का हत्या किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? तो पेट से ही कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय में ही कर दिया जाता है उसका हत्या, ठीक है। तो मानव भ्रूण जो हत्या होता है, जो आज रोक लगाया गया है भारत में, मतलब हर जगह रोक लगा हुआ है, तो वो क्या होता है? गर्भाशय में होता है। कहाँ उसकी हत्या होती है? गर्भाशय में हत्या होती है, ठीक है। आ जाना। देखो सर जिंदगी में कुछ भी हो बड़ा किस्मत से मिलता है सर, क्योंकि दुनिया में जिस पे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा आपको क्या लगता है कि इस दुनिया का हर बेटा माँ बाप को सुख दे सकता है? नहीं सर, कभी उम्मीद मत रखना, कभी उम्मीद मत रखना। दुनिया का हर बेटा इस माँ बाप को सुख ही नहीं दे सकता है। अगर उस दुनिया का जो माँ बाप सोचता है कि हमारा बेटा है तो हमारे पास सब कुछ है, गलत बात है। आपके पास जान है तो सब कुछ है। बस दुनिया में एक ही चीज़ सोचना सर, हाँ, क्योंकि देखो जिंदगी में ये चीज़ जरूरी नहीं कि सक्सेस या कुछ होने के लिए बस वो होना चाहिए, नहीं। आपके पास ये सोच गलत है, सोच बदलो पूरी दुनिया बदल जाएगी। बस हम आपको बताते हैं ना, हम अपना बात बताते हैं आपको। हम खुद 4 भाई हैं, ठीक है। मेरी बहन नहीं है कोई, लेकिन हम लोग बहन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी जो होता है ना सर वो तरस जाते हैं। कि जैसे हो गया मेरे परिवार में ही लड़की बहुत कम है। मेरी फूआ का भी सब 3 गो लड़का है, लड़की नहीं है। मेरे मामा जी का भी 2 गो बेटा है, लड़की नहीं है। मतलब हम लोग लड़की के लिए ना सर बहुत मतलब जैसे रक्षाबंधन हो गया सर, बहन का प्यार ही कुछ अलग लेवल में होता है भाई। मतलब इस चीज़ को हम एहसास करते हैं जब दोस्त के बहन के से जाकर मिलते हैं ना, तो मतलब बहुत एक अलग फीलिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, आप लोग शिक्षित हैं तो
कोशिश कीजिए घर परिवार में कि ये सब ना ही कराए तो अच्छा रहे, क्योंकि आज के डेट में कोई भी किसी को सुख नहीं देता। सर आपको लगता है कि बेटा है तो माँ बाप का सहारा है, गलत बात है सर। कोई आज तक सुख नहीं देता है, बेटा तो और नालायक निकल जाता है। ठीक है, आ जाओ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अगले। कहता है निषेचन की फलस्वरूप अंडाशय की दीवारों बनती है कहाँ से? तो आप बता दीजिएगा सर इसका कमेंट में आप आंसर। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। कहता है फूल में पौधों के नर भाग का क्या नाम है? फूल में पौधों के नर भाग का क्या नाम है? तो पुंकेसर। क्या है सर? ये पुंकेसर। क्या है सर? ये पुंकेसर। ठीक है, तो फूल में पौधों के नर भाग का क्या नाम है? पुंकेसर। 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 चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण कहने का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा या अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये सवाल मैंने लगभग जितना बार मैं दिन में खाना नहीं खाते होंगे ना, उतना से ज़्यादा बार आपको मैंने ये सवाल बताया हूँ। स्वपोषी पोषण के लिए आपको आवश्यक है क्या? तो सबसे पहली बात है स्वपोषी पोषण के लिए आपको CO2 गैस की आवश्यकता है। स्वपोषी पोषण के लिए आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता है। क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं ना हरे भरे, तो हरे भरे जब पेड़ पौधे के पत्ते दिख रहे हैं इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल की मात्रा है। ठीक है, फिर कहता है सूरज की प्रकाश। जब तक सूरज की प्रकाश नहीं मिलेगा सर तब तक पेड़ पौधा हरा भरा नहीं रहेगा। तो कंडीशन ये बात है कि जब स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है तो जितना आवश्यकता क्लोरोफिल की है उससे 1000 गुना ज्यादा आवश्यकता सूरज की प्रकाश की है। जब तक सूरज की प्रकाश नहीं पड़ेगा उस पत्ते पे तब तक वो पत्ता हरा भरा नहीं दिखेगा, और जब तक वो पत्ता हरा भरा नहीं दिखेगा तब तक उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं रहेगी। फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। अगर पेड़ पौधे की पत्ते हरे भरे हैं तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा है, तो हमारा कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। अब सोच सकते हो कि पेड़ पौधे की पत्ता अगर हरा भरा है तभी उसमें क्लोरोफिल की मात्रा है, और हरा भरा नहीं हो तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब पेड़ पौधे की पत्तों को हरा भरा रखना होगा तो उसके लिए सूरज की प्रकाश की आवश्यकता है। अगर सूरज की प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता तो आज जो हमारे देश में बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने घरे में पेड़ पौधा भितरे में एसीए वाला रूम में गुलाब का फूल लगा देता है ना, मादन सुगंध लेते रहता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हर कोई बालकोनी में रखता है। क्यों? क्योंकि उस पर सूरज का प्रकाश पड़े। ठीक है, तो सनलाइट बहुत जरूरी है सर। कहने का मतलब इनमें से सभी। चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है कहां पे? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में। तो जो प्रकाश का संश्लेषण होता है ना वो हरे पौधों में होता है। कहां पे होता है? हरे पौधों में होता है। तो प्रकाश का संश्लेषण होता है कहां पे? हरे पौधों में। अगला कहता है मानव हृदय का औसत परकुचन दाब होता है। देखो सर ये प्राकुचन दाब, तो मानव हृदय का मानव हृदय का औसत परकुचन दाब। क्या बोला सर? ये औसत परकुचन दाब। ये औसत परकुचन दाब जो होता है वो कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। 120 mmHg होता है। ठीक है, ये बात आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सर ये सब आपको बहुत कम जगह मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो सवाल रहता है ना वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड सवाल रहता है सर। क्योंकि मैं ये 40 सवाल लाता हूँ ना, 50 सवाल, तो वो 50 सवाल के पीछे ना हम लगभग 3 घंटा टाइम देते हैं, तब ये 50 सवाल छटाता है सर। तभी ये संदीप कुमार इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मैं जितना पढ़ा दूंगा उतना से बाहर नहीं आएगा। और मैंने पिछले साल ये करके दिखा दिया सर। पिछले साल बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ था, बहुत ज़्यादा दिखते भी हुआ, लेकिन मैंने उस चीज़ को साबित कर दिया। और अब की बार सर पिछला बार से भी बेहतर रिजल्ट देंगे, है ना। 482 अंक आप समझ रहे हैं जी, एक माइनर अंक होता है 500 में से। मैंने ये दिया, पिछले बार दिया, उसका वीडियो सब कुछ पड़ा हुआ, मैंने आपको रिजल्ट बार बार दिखाते रहते हैं। मुझे लाज भर जाता है सर बार बार रिजल्ट दिखाने में। ठीक है, आप सोच सकते हैं एक्सपीरियंस कम था तब मैंने इतना रिजल्ट दिया, और सभी बच्चे का अप्रॉक्स बच्चे का 400 प्लस रिजल्ट रहा। ठीक है, और अब की बार मेरा टारगेट है कि ये 482 से भी प्लस आना चाहिए। अगर 482 से प्लस नहीं आएगा तो खोपड़िया खोल देंगे, मारेंगे पिछवड़ुआ में लात, है ना। क्योंकि सर देखो आपसे हमको तभी प्यार हो सकता है जब आप शिद्दत से पढ़िएगा। हाँ, तभी आपसे हमको प्यार होगा सर। अगर ऐसे केस में दिल निकालने की बात आएगा तो दिल निकाल के दे देंगे आपको। ठीक है, बस अच्छा से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। तो मानव हृदय का औसत परकुचन दाब कितना होता है? 120 mg, 120 mmHg, 120 mmHg, 120 mmHg।
ठीक है, आ जाओ अगला सवाल क्या कहता है, कहता है पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़ में होता है, तन में होता है, पत्ता में होता है, फूल में होता है, कहाँ पे होता है। तो पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन होता है ना सर वो कहाँ पे होता है, तो पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन होता है वो पत्ते में होता है। कहाँ पे होता है सर, वो पत्ता में होता है। ठीक है, तो पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन होता है वो कहाँ पे होता है, तो पत्ता में होता है। कहाँ पे होता है सर, तो वो पत्ता में होता है। कहाँ पे होता है, तो पत्ता में होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। यूरिया जो है सर वो रक्त में कहां से प्रवेश करती है। यूरिया, यूरिया बोले तो यूरिया, यूरिया जो होता है वो रक्त में मतलब खून में कहां से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो है सर वो खून में आकृत से प्रवेश करती है। कहां से सर, ये आकृत से। बहुत सारे लोग मारेगा फेफड़ा, मारबे फेफड़ा चल जेबे खोपचे में। हाँ बस एक वो मेरा सिद्धांत है सर, मारबे फेफड़ा चल जेबे खोपचे में, अब मारबे आकृत तो चल जेबे गंगा नहाए ले। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है हीमोग्लोबिन विहीनी प्लाज्मा को क्या कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन विहीनी प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं सर, थोड़ी सी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन वाहिनी प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है ना हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधों में पोषण का जो विधि होता है वो क्या कहलाती है। प्राणी समय योजी पोषण, पर पोषण, स्वापोषण, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधों में जो होता है ना सर उसे हम लोग कहेंगे स्वापोषण, क्योंकि हरे पौधे का मतलब ही होता है सर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, इसका मतलब होता है स्वापोषण। क्योंकि मैंने स्वापोषण का मतलब ही होता है सर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इसका मतलब हरे पौधों। तो हरे पौधों कब रहेगा, जब क्लोरोफिल की मात्रा रहेगा, सूर्य की प्रकाश मिल रहा होगा। जब सूर्य की प्रकाश मिल ही रहा होगा तो स्वापोषण मारने में लाज बढ़ेगा ना रे बाबा ना। चलो अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सर। सवाल नंबर अगला क्या बोलता है कि वृक्क के संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं सर, नेफ्रॉन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अगर बोलेगा संचरात्मक और क्रियात्मक मारेंगे नेफ्रॉन, बोलेगा संचरात्मक और क्रियात्मक मारेंगे एकदम हिला के नेफ्रॉन। क्या मारेंगे सर, नेफ्रॉन। बस आप लोग चैनल पे जो भी लोग नए हैं सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि भाई ना आपके लिए दिल देगा और भाई के लिए आप क्या करना है, बस सपोर्ट करना भाई को। भाई को सपोर्ट करना तुम्हारे लिए ना रहे, भाई खून की कतरा बेच देगा। हाँ बस भाई का भाई से प्यार होना चाहिए सर। हाँ मैं आपके लिए जितना मेहनत करता हूँ ना शिद्दत से, बस आपके लिए करता हूँ सर। बस इसको आपको कैसे चुकाना आप सोच लीजिए। इतना शेयर करना, इतना ठोकना सब्सक्राइब, इतना ठोकना सब्सक्राइब कि यूट्यूब वाला भी हैक हो जाए कि इतना बढ़ कैसे रहा है। अभी तो पड़ोसी वाला जलना चालू किया सब। ठीक है, दो चार को यूट्यूबर जो सब था ना बकलोला, हमको क्या कह रहा था, दूसरे से कॉल कराता है। अरे दूसरे से कॉल कराने से कुछ होगा। संदीप कुमार का एगो जो है ना इला इला रोमा भी खड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये संदीप कुमार है सर, बहुत हिम्मतबाज इंसान है, क्योंकि मैंने जिंदगी में वो पल को झेला जहां से लोग उठने की कोई संभावना है ही नहीं सर। मैंने उस पल को झेला अपनी जिंदगी में। ये 20 साल की लौंडा उस पल को भी झेला, जबकि हमारा उम्र उस टाइम 18 से 19 साल था। मतलब पिछले साल की हम बात कर रहे हैं सर। उस पल को मैंने झेला। उस टाइम संदीप कुमार दबे नहीं किए तो अब दबने वाला है। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए सर, प्यार चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैं शिद्दत से मेहनत करता हूं। बस हमसे नहीं लोग जलते हैं, मेरा रिजल्ट से जलता है, क्योंकि इतना कम समय में इतना बेहतर रिजल्ट ना सर संभव ही नहीं हो पाता है। देखो सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो सवाल को एक बार मैं पढ़ देता हूं ना तो बच्चा के दिमाग में वो सवाल पहली बात तो है कि घुस जाता है, उसको खून में दौड़ा दौड़ा हम मारते हैं मैथ और साइंस को। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो वो छोड़ता नहीं है। अब बहुत सारा बकलोला टीचर ऐसे आएगा, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम का द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। ऐसे हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम की पढ़ रहे हैं और की पढ़ाएंगे। हाँ ऐसे नहीं हमसे होगा रे भाई। हाँ आ जाओ, देखो क्या बोला, निम्न में कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर।
देखो अब यहां पे देखो, सूखे घास पत्ते कौन है सर? सूखे घास पत्ते, ठीक है। तो निम्न में कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? देखो मतलब क्षति, इसको मारो काटो, इसको बोलो क्षति, क्षति बोलो, क्या बोलो? ओजोन परत के क्षति के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो सीएफसी, सीएफसी गैस। ये सीएफसी गैस जो है ना सर, ओजोन परत को छेद कर देता है, ठीक है ना। ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है वो सीएफसी गैस के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां से निकलता है? तो क्रीम फॉग फ्रिज का इस्तेमाल करने से, ठीक है। अब ये से करोगे क्रीम फॉग फ्रिज का इस्तेमाल तो क्या होगा? सीएफसी गैस निकलवे करेगा। और आपको लग रहा है कि आज ना गांव देहात में भी लोग फ्रिज का इस्तेमाल करने लगा। शहर का तो बातें अलग है सर, एक घर में 5-5 गो फ्रिज रहेगा, ठीक है, 5-5 गो एसी रहेगा। और क्रीम तो इतना रहेगा सर कि हर 10वां दुकान के बाद 11वां दुकान जो रहता है ना, वो क्रीमे का दुकान रहता है, ठीक है। हाँ तो समझिए गया होगा। बाकी क्रीम का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं सर। हाँ मेरे पास एकदम ठेठ वाला तेल रहता है, पता है कौन? करुआ तेल। हम मारते हैं करुआ तेल, रगड़ते हैं माथा में, देखता है माथा ऐसे मर पकता नहीं है, बाल पक रहा है, कंडीशने खराब हो गया, ठीक है। तो एकदम देखो सर, सीएफसी गैस एकदम नहीं, एकदम सीएफसी गैस एकदम ओजोन परत को बचा के रखना है सर। जब तक ओजोन परत बचेगा तभी तक हम लोग धरती पे संभव है, ठीक है। तो इसीलिए सीएफसी गैस जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो क्रीम फॉग फ्रिज का इस्तेमाल करने से निकलता है। और अभी से ही खाओगे एगी मैगी अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा आस्ता पास्ता तो पक्का है, फिक्स है कि एसी के पास रहना पड़बे करेगा, फ्रिज वाला पानी पीना पड़बे करेगा और क्रीम का इस्तेमाल करबे करोगे, क्योंकि तुमको तो देखना है, हैंडसम तुमको दिखना है, ठीक है। तो इसलिए कहता है ओजोन परत के क्षति के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो सीएफसी जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? सीएफसी जिम्मेवार है, ठीक है। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने का है, सीएफसी गैस, ठीक है। कहता है वो भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है सर? ये आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले एक बात को आप लोग सोच लीजिएगा, इसको मैं पढ़ाइए देता हूं। आ जाओ। कहता है भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है सर? कितना प्रतिशत? तो उपभोक्ता के अगले स्तर तक जो पहुंचता है ना वो मात्र 10% पहुंचता है। कितना प्रतिशत? मात्र 10% पहुंचता है, ठीक है। अगला कहता है ना बगीचा तथा खेत के किस प्रकार के परितंत्र है? बगीचा तथा खेत के किस प्रकार के परितंत्र है? हाँ प्राकृतिक परितंत्र है, मानव निर्मित परितंत्र है या जलीय परितंत्र है? इनमें से कोई नहीं, मानव निर्मित परितंत्र है। कौन है? मानव निर्मित परितंत्र है। कौन है? मानव निर्मित परितंत्र है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला कहता है ना सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताना पड़ेगा आपको। ये सवाल पता है कैमा नंबर है? ये कितना नंबर सवाल है? कितना नंबर सवाल है? 83 नंबर सवाल है। आप 83 नंबर का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। नहीं कमेंट करोगे पीछे से लतियाएंगे। और जो लोग सही जवाब देगा ना उसको ना हम अपना सवाली से शादी करा देंगे, पक्का करा देंगे, तो करा देंगे। हाँ एकदम निश्चित रूप से फिक्स रहना सर। कहता है नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 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 इंटू 5H2O क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। कहता है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो आपको किण्वन क्रिया होती है। दूध से दही बनने में किण्वन क्रिया होती है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अगला सवाल कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOCl2 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 CaOCl2। अगला कहता है नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? देखो सबसे पहले यहां पे गौर करना, ये आपका सवाल नंबर कितना है सर? ये 88 नंबर है। कहता है नींबू को खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त है? चीनी का, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से बराबर हो, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 के नीचे हो, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो। ऑप्शन नंबर क्या? डी सही है। तो आज मैंने आपको 88 क्वेश्चन, यानी मैंने क्लास नंबर 1 में आपको 40 क्वेश्चन करवाए थे और आज आपका हमने 48 क्वेश्चन करवाया।
तो बस वो आप सबका प्यार है सर, और आज तक का क्लास इतना ही रहेगा, फिर इसका क्लास चलता रहेगा। टोटल 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है, और ये 400 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा सर, ये मैं नहीं बोल दूंगा। जब आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और बुक को जब टच कीजिएगा ना, तो है यू लीजिएगा, यू दीजिएगा खोपचे में, हाँ तो आप पता है कि खोपचे में चल जाएगा सारा बुक, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू। चैनल पे जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताना। थैंक यू सर, लव यू। बस ऐसा ही भाई पे सपोर्ट बनाने रखना सर। थैंक यू, लव यू।